नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एलआईसी के प्रपोजल फॉर्म नंबर 340 के बारे में। जी हां, अगर आप कस्टमर हैं या आप एलआईसी के एजेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक भी इंफॉर्मेशन आप इस फॉर्म के अंदर गलत भरते हैं, तो उसकी वजह से मैच्योरिटी के समय पे बहुत दिक्कत आ सकती है, साथ-साथ में डेथ क्लेम के समय पे बहुत दिक्कत आ सकती है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि इस फॉर्म को कितनी सावधानी से भरना ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं सबसे पहले कि प्रपोजल फॉर्म नंबर 340 क्यों यूज़ होता है। अगर आप किसी का इंश्योरेंस करा रहे हैं, जैसे कि आपकी वाइफ़, आपके बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो चुकी है, वो कमाते नहीं हैं, स्टूडेंट हैं अभी, और या आपके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब उनकी अर्निंग अभी चालू नहीं हुई है, तो उनके केस के अंदर आप प्रपोज़र बनकर उनको एक पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उनके नाम पे ले सकते हैं एज़ अ प्रपोज़र। और उस केस के अंदर जो फॉर्म लगेगा वो 340 नंबर लगेगा। अब चलिए चलते हैं, समझते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरा जाएगा। फॉर्म का जो फर्स्ट पेज है, स्टार्टिंग पेज का जो टॉप मोस्ट साइड है, वो कुछ इस तरीके से दिखता है आपको। उसमें सबसे ऊपर राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको जिनके नाम पे पॉलिसी ले रहे हैं उनकी फोटो लगेगी, पासपोर्ट साइज। उसके बाद नीचे यहाँ पे डिवीजन पे, जिस डिवीजन में का केस है वहाँ का डिवीजन का नाम लिखा जाएगा, साथ में ब्रांच ऑफिस, ब्रांच का कोड यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद नीचे, उसके तुरंत नीचे आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं कि फॉर्म को किस तरीके से भरना है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। 2 के अंदर जहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि ये फॉर्म 4 सेक्शंस के अंदर है, जिसके अंदर कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या भरा जाएगा। उसके बाद नंबर 3, कि इसके अंदर साफ लिखा गया है कि आप जो भी क्वेश्चन्स हैं उसका आंसर सही से भरें और ईमानदारी सच, जो भी क्वेश्चन्स है उसका सच के साथ ही आंसर भरें। कई जगहों पे सिग्नेचर्स माँगे गए हैं, वहाँ पे सिग्नेचर्स देने होंगे। 5वां नंबर, अगर आप थंब इम्प्रेशन देते हैं तो वहाँ पे डिक्लेरेशन ज़रूरी है। 6th में लिखा हुआ है कि जहाँ पे क्वेश्चन्स हैं, वहाँ पे येस या नो लिखेंगे आप, कहीं पे स्ट्रोक्स, डॉट, डैशेस वगैरह नहीं डालेंगे। इसी तरीके से 7वें नंबर पे लिखा है, अगर आपसे कोई गलती होती है तो वहाँ पे आप व्हाइटनर, जो व्हाइट इंक होता है वो यूज़ नहीं करेंगे, उसको सिंगल एक लाइन से कट करेंगे और उसके बाद वहाँ पे उसको रीअटेस्ट करेंगे, मतलब काउंटर साइन कर देंगे आप। उसके बाद जो कॉलम है वो एजेंट द्वारा भरा जाता है, वहाँ पे उनके डेवलपमेंट ऑफिसर का नंबर या सीएलआई एजेंट के थ्रू है, तो सीएलआई एजेंट का नंबर, उसके बाद एजेंट का मोबाइल नंबर, उसका कोड और उसका नाम, ये तीनों चीज़ें लिखनी होती हैं। उसके नीचे जो है ऑफिस यूज़र या एलआईसी ब्रांच की तरफ से सबमिट किया भरा जाता है। उसके बाद आता है सेक्शन 1, जहाँ पे डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक साइड पे लिखा हुआ है प्रपोज़र, दूसरी साइड है लाइफ टू बी एश्योर्ड। इसका सीधा-सा मतलब है कि ये फॉर्म जो भरा जाएगा दोनों तरफ से भरा जाएगा। मतलब इस साइड कंप्लीट डिटेल आपको प्रपोज़र की डालनी है, इस साइड आपको कंप्लीट डिटेल लाइफ टू बी एश्योर्ड की डालनी है। इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं। नेम हमने लिया महेश कुमार, जो प्रपोज़र हैं। उनके पिताजी का नाम है राजेश कुमार। मदर नेम रजनी देवी, यहाँ पे मेल कर दिया, यहाँ पे आप टिक मार सकते हैं और मेल लिखेंगे। मैरिटल स्टेटस मैरिड है, अगर मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड। स्पाउस का मतलब उनकी वाइफ का नाम हो गया। उनकी डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट लिखनी है और उस समय तक उनकी एज क्या हो रही है, वो एज भी डालनी ज़रूरी है। उसके बाद वो कहाँ पे पैदा हुए हैं, प्लेस ऑफ बर्थ, नेचर ऑफ एज प्रूफ, उन्होंने पैन कार्ड दिया है, आधार कार्ड दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस दिया है, जो भी दिया है आपको यहाँ मेंशन करना होगा। नेशनैलिटी और सिटीज़नशिप आपको यहाँ मेंशन करनी होगी, अगर वो एनआरआई है तो एनआरआई और इंडियन है तो इंडियन। रिलेशनशिप बिटवीन प्रपोज़र टू बी लाइफ एश्योर्ड एंड लाइफ टू बी एश्योर्ड। महेश कुमार जी का लाइफ एश्योर्ड से जो रिलेशन है वो उनके पिताजी हैं, तो फादर लिखा है हमने। उनका कंप्लीट कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस महेश कुमार जी का डाला जाएगा और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो हम यहाँ पे सेम एज़ अबव कर देंगे, अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट यहाँ पे मेंशन करेंगे उनका कंप्लीट एड्रेस। इसी तरीके से यहाँ से हम शुरू करेंगे लाइफ टू बी एश्योर्ड का डिटेल। जैसे कि उन वो कर रहे हैं संजय कुमार जी की पॉलिसी, उनके पिताजी का नाम महेश कुमार है, मतलब वो अपने बेटे की पॉलिसी कर रहे हैं, और संजय जी की मदर का नाम संजना है। उनकी जो जेंडर है वो मेल है और मैरिटल स्टेटस अनमैरिड है। स्पाउस मतलब अनमैरिड है तो उनकी शादी नहीं हुई है, नॉट एप्लीकेबल। डेट ऑफ बर्थ उनकी कंप्लीट रहेगी, उनकी एज डाली जाएगी। कहाँ पैदा हुए हैं, दिल्ली। अब एज प्रूफ में यहाँ पे आधार कार्ड लिखा है तो आधार कार्ड लेंगे। नेशनैलिटी, सिटीज़नशिप, इसी तरीके से सारी डिटेल आपको भरनी है। यहाँ पे देखिए हमने रिलेशनशिप में संजय कुमार जी, महेश कुमार प्रपोज़र के कौन है, सन है, तो यहाँ पे सन आपको मेंशन करना पड़ेगा। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर महेश कुमार और संजय कुमार का सेम है तो यहाँ पे आप सेम कर सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको कंप्लीट एड्रेस उनका आपका मेंशन करना होगा। इसी तरीके से परमानेंट एड्रेस। यहाँ पे हमारा सेक्शन 1 ए का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा है हमने, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे आपको देखना है रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है उनका। अगर रेज़िडेंट इंडियन है तो रेज़िडेंट इंडियन, अगर एनआरआई है तो एनआरआई। उसी के बाद एड्रेस आउटसाइड इंडिया, अगर वो एनआरआई हैं
या रेजिडेंट इंडियन नहीं है तो उनका बाहर का एड्रेस यहाँ पे लिखना होगा, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे इसको हम इस तरीके से। उसके बाद इसी तरीके से महेश जी का भर दिया तो हमने संजय जी का भरना है। संजय जी भी रेजिडेंट इंडियन है और उनका भी बाहर का एड्रेस कोई भी नहीं है फॉरेन का, तो उसको नॉट एप्लीकेबल कर दिया है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। तो इनकम टैक्स प्रपोजर पे करते हैं लिखा है, उनका पैन नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके साथ-साथ में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी उन्होंने आधार कार्ड दिया है तो आधार कार्ड और उनका लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार कार्ड यहाँ मेंशन करनी होगी। अगर आइडेंटिटी में आधार कार्ड की जगह कुछ और दिया है तो उसका कंप्लीट नंबर और एक्सपायरी डेट आपको मेंशन करनी होगी। बट आधार कार्ड के अंदर हमने एनए कर दिया मतलब नॉट एप्लीकेबल है यहाँ पे एक्सपायरी डेट। एड्रेस प्रूफ के अंदर भी उन्होंने आधार कार्ड दिया तो हमने आधार कार्ड यहाँ मेंशन कर दिया है। जीएसटी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे जीएसटी नंबर लिखना होगा येस करके, और नहीं तो नो कर दिया हमने। सीकेवाईसी मतलब सेंट्रल केवाईसी है तो सेंट्रल केवाईसी नंबर देना होगा, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। इसी तरीके से प्रपोजल का जैसे हमने भरा इसी तरह से लाइफ एश्योर्ड का ही भरना होगा। अभी इनकम टैक्स वो पे नहीं करते क्योंकि स्टूडेंट है, इनकम नहीं है उनकी। पैन नंबर नॉट एप्लीकेबल, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आधार कार्ड, इसी तरीके से हम उनकी कंप्लीट डिटेल को भर देंगे। अब आइए चलते हैं अपने थर्ड पे ऑक्यूपेशन डिटेल्स के ऊपर। ऑक्यूपेशन के अंदर जो हमारा प्रपोजल की डिटेल है, प्रपोजर एजुकेशन में एमबीए कर रखी है सेल्स एंड मार्केटिंग, और प्रेजेंट ऑक्यूपेशन प्राइवेट जॉब है, सोर्स ऑफ इनकम जॉब है। नेम ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयर जो भी कंपनी का नाम होगा आपको उनको वहाँ पे मेंशन करना होगा। जैसे मैंने एबीसीडी प्राइवेट लिमिटेड लिखा है। अब वो किस तरह का काम करते हैं, वो मैनेजर हैं, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट देखते हैं वहाँ पे। तो जो भी उनका नेचर ऑफ ड्यूटीज, अगर वो ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइवर आप लिखेंगे। अगर उनका कुछ जिस तरह का काम है, जिस तरह की फील्ड की नौकरी है तो फील्ड का काम यहाँ पे लिखेंगे आप उनका। कितने साल से काम कर रहे हैं वो मेंशन करना जरूरी है। अब ये जो कितने साल से काम कर रही है एबीसीडी प्राइवेट लिमिटेड नहीं, उनकी लाइफ में कितने साल से वो काम कर रहे हैं, मतलब प्रोफेशनल जॉब जो कर रहे हो कब से कर रहे हैं वो लिखना जरूरी है यहाँ पे। उसके बाद उनकी एनुअल इनकम कितनी है, तो वहाँ पे उनकी 15 लाख रुपए इनकम लिखी गई है। इसी तरीके से लाइफ एश्योर्ड की लिखनी है, एजुकेशन की ग्रेजुएट है कॉमर्स स्ट्रीम से। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन मतलब स्टूडेंट है। सोर्स ऑफ इनकम नॉट एप्लीकेबल क्योंकि स्टूडेंट है, नहीं कमाते हैं। आगे सारा उनका नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद 8th नंबर जो कॉलम है वहाँ लिखा हुआ है टू बी आंसर्ड इफ एम्प्लॉयड इन द आर्म्ड फोर्स। अब जो महेश जी अगर आर्म फोर्स के अंदर जॉब करते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और नीचे पूरी कंप्लीट डिटेल उनकी लिखी जाएगी, जैसे कि कौन से विंग से बिलोंग करते हैं, उनकी रैंक क्या है, लास्ट मेडिकल कब हुआ है, इस तरह की डिटेल डाली जाएगी। अदरवाइज इसको एनए करके आगे हम बढ़ जाएंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे नीचे आप मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। मोबाइल नंबर लाइफ प्रपोजर का मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद उसी के बाद ईमेल आईडी डालेंगे प्रपोजर की, और यहाँ पे आप डालेंगे लाइफ एश्योर्ड का मोबाइल नंबर। अगर लाइफ एश्योर्ड का मोबाइल नंबर नहीं है तो प्रपोजर का ही मोबाइल नंबर आप दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, और सेम ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पे आप 2 जगह साइन करने का मांग रहे हैं। तो साइन देख रहे होंगे, एक जगह प्रपोजर के साइन है मतलब महेश जी के, और यहाँ पे लाइफ एश्योर्ड मतलब उनके बेटे के साइन होंगे यहाँ पे। तो दोनों जगह पे साइन करने जरूरी है, साइन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका केस अप्रूव नहीं होता है। उसके बाद आते हैं सेक्शन 1 के बी पार्ट पे। सेक्शन 1 के बी पार्ट पे देखेंगे आप, यहाँ पे आपको सिर्फ भरना है, आप पढ़िए डिटेल्स ऑफ द लाइफ टू बी एश्योर्ड, टू बी आंसर्ड बाय द लाइफ टू बी एश्योर्ड। इसकी डिटेल्स जो यहाँ पे भरनी है वो सिर्फ लाइफ एश्योर्ड की है, प्रपोजर की नहीं है इसके अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इज योर लाइफ नाउ बीइंग प्रपोज्ड फॉर अनदर एश्योरेंस और एन एप्लीकेशन फॉर रिवाइवल ऑफ ए पॉलिसी ऑन योर लाइफ। कहने का मतलब ये है कि इनकी जो बेटे हैं महेश कुमार जी के, संजय, संजय की कोई और भी पॉलिसी चल रही है या उन्होंने किसी और पॉलिसी के लिए भी अप्लाई कर रखा है। अगर कर रखा है तो यस करेंगे, अदरवाइज उसको नो करके आगे बढ़ेंगे। साथ में यहाँ पे लाइफ एश्योर्ड की बात हो रही है तो उनके बच्चे हैं नहीं, तो यहाँ पे हमको नो ही करना होगा। उसके बाद अगर कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी चल रही है तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी चल रही है या बंद हो गई है, जो भी है उसकी कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे डालनी होती है। पॉलिसी नंबर, कौन सी ब्रांच से चल रही है, क्या प्लान है, क्या टर्म है, कितने साल की पॉलिसी है। यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके हम आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद इसी तरीके से 14th नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 14th नंबर क्वेश्चन के अंदर कि उनकी कोई पुरानी पॉलिसी चल रही है तो रिवाइव कब हुई है। तो इस केस के अंदर इनकी पुरानी कोई डिटेल है ही नहीं, तो यहाँ पे हम कंप्लीट एनए करके हम आगे बढ़ेंगे। वैसे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। 14th का ए है, अगर पॉलिसी कोई ले रखी है वो या अप्लाई करी है, वो विथड्रॉन हो चुकी है, डेफर्ड हो चुकी है, या बंद पॉलिसी भरना बंद कर दिया, डिक्लाइन कर दी गई है एलआईसी द्वारा, तो यस है तो यस करके यहाँ पे डिटेल भरेंगे। एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ आपकी पॉलिसी कोई ली गई है तो उसके लिए यहाँ पे डालना पड़ेगा। किसी टर्म्स एंड अदर कंडीशन के साथ डाली गई तो उसके लिए डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेगी। बट इस केस के अंदर नहीं है तो हमने नो करके आगे बढ़ गए हैं। उसके आगे थर्ड ऑप्शन है अदर्स का। अदर्स में आप देखेंगे, अब जो लाइफ एश्योर्ड है संजय जी, उनका जो काम है, उनका जो ऑक्यूपेशन है, क्या वो ऐसे किसी काम से है जो जिससे उनकी लाइफ को रिस्क हो सकता है? कोई हजार्डस एक्टिविटी करते हैं? किस तरह की जॉब हॉबी है उनकी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड? तो
उस केस के अंदर वो स्टूडेंट है तो यहाँ पे ऑलरेडी नो ही आएगा। अदरवाइज़ अगर आप 300 नंबर फॉर्म भर रहे होते हैं, तो उसके अंदर यहाँ पे आपको उनसे पूछना होगा और आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। उसका दूसरा, उनके ऊपर कोई एफआईआर चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है पुलिस की, तो यहाँ पे येस और नो करेंगे। तीसरा, पॉलिटिकली एक्सपोज़्ड है कि नहीं, तो नो है तो नो करके आगे बढ़ जाओगे। उसके बाद 4th सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि अगर क्या आप ऑलरेडी एलआईसी के पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं? अगर रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे येस करेंगे और यहाँ पे अपनी कस्टमर आईडी लिख देंगे, और नहीं रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे नो करके आगे बढ़ जाएँगे। आगे बढ़ने का मतलब है सबसे नीचे यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने होंगे लाइफ एश्योर्ड को, क्योंकि यहाँ कंप्लीट डिटेल लाइफ एश्योर्ड की डाली गई है। यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे तो ये आपने इसको अटेस्ट कर दिया कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो बिल्कुल सही दी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 के ऊपर। अब ये है हमारा सेक्शन 2, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन 2 भी जो भरा जाएगा वो प्रपोज़र के द्वारा भरा जाएगा, मतलब प्रपोज़र की इन्फॉर्मेशन के साथ ही भरा जाएगा। उसके अंदर कंप्लीट डिटेल होगी प्लान की। तो सबसे पहला, इस प्लान के अंदर देखिए सबसे पहला ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस। प्रपोज़र ने जो प्लान लिया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है इंश्योरेंस लेने का? सेविंग है, रिस्क कवर है, या सेविंग एंड रिस्क कवर दोनों है? तो यहाँ पे रिस्क कवर और सेविंग दोनों है, तो हमने यहाँ पे रिस्क कवर और सेविंग दोनों पे टिक मार दिया है। दूसरा ऑप्शन होता है कि अगर आप ये कॉर्पोरेट कोई प्लान ले रहे होते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी स्कीम, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप या केएमआई या एचयूएफ, तो यहाँ पे उस वाले ऑप्शन में टिक मारना होता है, अदरवाइज़ यहाँ पे आप उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद आते हैं थर्ड सेक्शन के ऊपर, प्लीज़ टिक द राइडर्स। अगर आपने कोई राइडर ले रखा है तो यहाँ पे राइडर पे टिक मारेंगे, अदरवाइज़ आप इसमें आगे बढ़ जाएँगे। बट हाँ, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आज के समय में आपके बहुत सारे एंडोमेंट पॉलिसीज़ एलआईसी में हैं, जिसके अंदर एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। तो उस केस के अंदर जैसे मैंने महेश जी ने संजय जी के लिए एक प्लान लिया है एलआईसी का जीवन उमंग, उसके अंदर ये राइडर ऑलरेडी इंक्लूड है, तो हमने यहाँ पे इसको टिक मार दिया है। अब उनका जो प्लान एंड टर्म है, यहाँ पे जो 4th सेक्शन है उसके ए कॉलम में प्लान टर्म एंड प्रीमियम पेइंग टर्म, मतलब प्लान कौन का पॉलिसी वो टेबल नंबर क्या है, उसकी टर्म कितने साल का प्लान है और उसका प्रीमियम पेइंग टर्म क्या है, वो यहाँ मेंशन करना है। तो 945 नंबर प्लान है, 80 साल की टर्म है और 20 साल पैसे जमा करना है। उसके बाद सम प्रपोज्ड कितने लाख की पॉलिसी है, 10 लाख रुपए की पॉलिसी, 10 लाख रुपए मेंशन करेंगे। मोड ऑफ पेमेंट क्या रखा गया है, ईयरली है। टर्म राइडर कोई लिया गया है एक्स्ट्रा, नो। क्रिटिकल इलनेस राइडर लिया गया है, अगर लिया होगा तो ऊपर ये टिक भी मार देंगे और यहाँ अमाउंट लिखेंगे, नो। एक्सीडेंटल बेनिफिट सम प्रपोज, जैसे यहाँ पे राइडर लिया हुआ है तो एक्सीडेंटल बेनिफिट कितने का, 10 लाख रुपए का ऑलरेडी यस लिया हुआ है। इफ पॉलिसी इज टू बैक डेटेड, एलआईसी की पॉलिसीज के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है बैक डेट पॉलिसी लेने का, कि आप किसी बर्थडे पे स्पेसिफिक बर्थडे पे पॉलिसी लेना चाहते हैं और बर्थडे निकल गया तो उस डेट पे भी आप पॉलिसी ले सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कोई पर्पस नहीं है, तो हमने यहाँ पे इसको नो करके आगे बढ़ रहे हैं। उसके आता है बी कॉलम। फोर्थ के बी के अंदर जो कॉलम है वो पुलिस पर्सनल्स के लिए है। मतलब अगर किसी किसी की जो इंश्योरेंस हो रही है, लाइफ एश्योर्ड पर्सन है, उसका वो पुलिस में नौकरी करता है और वो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट को एक्स्ट्रा मतलब लेना चाहता है, तो उसके लिए उसको येस करना पड़ेगा, तभी जाके उसको ये बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज़ ये बेनिफिट नहीं मिलता है। बट यहाँ पे तो ये केस है नहीं, तो हमने यहाँ पे नो कर दिया इसको। ट्रिपल एस सैलरी सेविंग, ये ट्रिपल एस पॉलिसी जो होती है सैलरी सेविंग स्कीम्स, उसके अंतर्गत अगर पॉलिसी ली गई है तो यहाँ पे आपको डिटेल भरनी होगी येस करके, अदरवाइज़ यहाँ पे भी आप नो करके आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद आता है 5th कॉलम। सेक्शन 2 का 5th कॉलम जो है उसके अंदर है, अगर आपने जो प्लान दिया है, वो एलआईसी का आधार स्तंभ या आधारशिला है, तो ये फॉर्म भरना है, ये डिटेल भरनी है 5th कॉलम, अदरवाइज़ यहाँ पे नो करके इसमें आप आगे बढ़ जाएँगे, मतलब नॉट एप्लीकेबल। अब आगे बढ़ते हैं। स इसके बाद आता है हमारा 6th कॉलम। 6th कॉलम के अंदर ये कॉलम तब भरना है अगर आप एलआईसी का जीवन अमर प्लान ले रहे हैं। जीवन अमर प्लान ले रहे होंगे तभी भरना है, अदरवाइज़ ये इस यहाँ पे भी आप नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ जाएँगे। इसके बाद आता है आपका 7th कॉलम, जहाँ पे सेटलमेंट ऑप्शन है, कि क्या आप मैच्योरिटी बेनिफिट जो आपका है, जो आपको पॉलिसी का मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा इस पॉलिसी का, उसकी आप सेटलमेंट करवाना चाहते हैं? या डेथ का बेनिफिट जो है, आपको डेथ जो बेनिफिट मिलने वाला है, आप उस नॉमिनी को सेटलमेंट के थ्रू दिलवाना चाहते हैं, मतलब इंस्टॉलमेंट में पैसे दिलवाना चाहते हैं? यस करना है तो यस करेंगे, अदरवाइज़ इसमें नो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यस करेंगे तो इसका जो एडेंडम है, वो लास्ट में आपको मिलेगा प्रपोज़ल फॉर्म में, उसको आपको फिल करना पड़ेगा पूरा डिटेल में, और कितने साल की किस्त में करना है, क्वार्टरली करना है, मंथली इंस्टॉलमेंट में देना है, वो सारी डिटेल्स भर के आप उसको प्रोविज़न को डाल सकते हैं। उसके बाद जो 8th कॉलम है, वहाँ पे है बैंक डिटेल। बैंक डिटेल लाइफ टू बी एश्योर्ड की डालनी है, ना कि प्रपोज़र की। तो यहाँ पे हमने बैंक की डिटेल्स कंप्लीट डाल दी, जिसके अंदर कंप्लीट बैंक किस अकाउंट टाइप क्या है, सेविंग है, अकाउंट नंबर क्या है, एमआईसीआर, एफएससी कोड, बैंक का नाम, बैंक की ब्रांच, साथ में एक कैंसल चेक या पासबुक की फोटोकॉपी, इन दोनों में से एक चीज़ ज़रूर देनी होगी विद फॉर्म, जिससे कि आपका बैंक का रजिस्ट्रेशन हो जाए वहाँ पे एलआईसी ऑफिस में। उसके बाद आता है आपका 9th कॉलम कंसेंट। आप कंसेंट ये है कि आपको जो प्लान दिया गया है,
मतलब जो प्रपोजर है उनको ये प्लान सही से समझा दिया गया है। उनका जो कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन है पूरी बता दी गई है। जो भी कंडीशन जो उनकी पर्पस था पॉलिसी इंश्योरेंस लेने का या सेविंग प्लान लेने का, वो पूरा हो गया है। तो अगर हो गया है तो आपको यस यस करके आगे बढ़ जाना है, नहीं तो इसमें नो कर देंगे और यहाँ पे केस रुक जाएगा। आपको पूरी कंप्लीट डिटेल फिर से समझाई जाएगी एजेंट द्वारा। अगर यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप यस करेंगे और यहाँ पे प्रपोजर के साइन होंगे और यहाँ पे लाइफ टू बी एश्योर्ड के साइन होंगे और इसके बाद आप बढ़ जाएंगे थर्ड सेक्शन की तरफ। थर्ड सेक्शन जो है वो लाइफ टू बी एश्योर्ड द्वारा आंसर होगा, मतलब लाइफ टू बी एश्योर्ड की तरफ से आंसर होगा, बेसिक प्रपोजर ही आंसर दे रहा हो उसका। लाइफ टू बी एश्योर्ड की हाइट कितनी है विदाउट शूज, जो हाइट होगी विद सेंटीमीटर में यहाँ मेंशन करनी होती है। जैसे 165 सेंटीमीटर और वेट जो है 67 केजी है संजय कुमार जी का। पिछले 5 साल के अंदर पिछले 5 साल के अंदर कभी भी आप मेडिकल के लिए गए हैं, अपना इलाज कराया है आपने, 1 हफ्ते से ज़्यादा के लिए आप एडमिट रहे हैं, तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यस है तो उसकी डिटेल भरेंगे आप। आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं या नर्सिंग होम में जनरल चेकअप के लिए गए हैं, ऑब्जर्वेशन के लिए गए हैं, तो उसकी डिटेल आपको डालनी होगी। आप अप जहाँ पे भी जॉब करते हैं, तो वहाँ से पिछले 5 साल के अंदर कुछ समय के लिए छुट्टी ली है आपने, एब्सेंट रहे हैं ड्यू टू हेल्थ, तो अगर रहे हैं तो ये मेंशन करना होगा, नहीं तो नो करेंगे इसमें आप। इसके बाद आता है ई कॉलम। ई कॉलम के अंदर बहुत सारी हमारी डिजीज़ हैं जिसको हमने लिखा गया है, जैसे लंग्स की, आपका जॉन्डिस हो गया, किडनी की रिलेटेड हो गया, हाइपरटेंशन हो गई। ये सारी डिजीज़ आप पढ़ेंगे फॉर्म के अंदर। अगर येस है तो यहाँ पे येस लिखेंगे और नीचे डिटेल्स आएगी आपको मैं दिखाऊँगा, और नो है तो यहाँ पे नो करके आप आगे बढ़ेंगे। ये कंप्लीट शीट है, देखिए यहाँ पे आपको तकरीबन 15 क्वेश्चंस आते हैं, 15 सारी बीमारियाँ इसमें लिखी गई हैं। अगर है तो नो कर येस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। येस करते हैं अगर, तो एफ कॉलम के अंदर यहाँ पे आपको डिटेल भरनी होगी। जैसे कि यहाँ पे नो है तो हमने यहाँ पे एन नहीं कर दिया है। अदरवाइज़ येस है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप समझिए उनको स्पाइन डिजीज़ है, तो यहाँ पे नेचर ऑफ डिजीज़ एंड इलनेस, यहाँ पे लिखा जाएगा डेट ऑफ डायग्नोस, कब डायग्नोस हुआ था, अभी रिकवर्ड हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, इफ यस तो क्या ट्रीटमेंट चल रहा है उसकी डिटेल दीजिए, कौन से हॉस्पिटल में और कौन से डॉक्टर से इलाज चल रहा है उसकी डिटेल देनी होती है। ये कंप्लीट डिटेल देने के बाद आप बढ़ जाते हैं सेकंड ऑप्शन के ऊपर, जहाँ पे है पर्सनल हैबिट्स। लाइफ इंश्योर्ड की जो है पर्सनल जो हैबिट्स है उसमें अल्कोहल ड्रिंक करता है, तो यस करेंगे, नहीं करता है तो नो करेंगे। यस करेंगे तो उसकी डिटेल डालनी होती है कि वो कितना, मतलब कितनी बार पीते हैं, कितना फ्रीक्वेंसी कितनी है और कितने समय से पी रहे हैं। नारकोटिक्स किस तरह के ड्रग्स ले रहे हैं, टबाको खाते हैं, इन सब सारी डिटेल यहाँ पे डालनी होती है। लास्ट में यहाँ नीचे आप सिंगल लाइन देख रहे होंगे, थर्ड कॉलम जहाँ पे लिखा हुआ है लाइफ एश्योर्ड की हेल्थ कैसी है, यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ कैसी है उनकी। तो यहाँ पे उनकी अगर हेल्थ अच्छी है हमने देखी है तो हमने यहाँ पे गुड लिखा है, यहाँ पे आपको लिखना होता है। अब आइए चलते हैं, समझते हैं अपने फोर्थ कॉलम को। फोर्थ कॉलम के अंदर का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर है कि आपके पेरेंट्स, स्पाउस, पार्टनर या आपके बच्चे ऐसी किसी बीमारी से उनकी डेथ हुई हो या वो उसे सफ़र कर रहे हो, जैसे कि हार्ट डिसीज़, स्ट्रोक्स, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज़ या किसी कोई हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, इस तरह की कोई, या एचआईवी एड्स, इस तरह की कोई भी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं या डेथ हो चुकी है, तो उनकी डिटेल कंप्लीट आपको यहाँ पे डालनी होगी कि कौन सी डिजीज़ सफ़र कर रहे हैं, आपके साथ उनका रिलेशनशिप क्या है, मतलब लाइफ एश्योर्ड के साथ, सफ़र अगर जीवित है तो कब से चल रही है, कब किस एज में हुई थी, और अगर मर गए हैं तो उनकी डेथ किस एज में हुई थी और उस समय कितने साल के थे वो। उसके बाद ऑप्शन 2 के अंदर फैमिली की कंप्लीट डिटेल डालनी होती है, जो कि अगर भाई हैं, बहनें हैं, जितनी जीवित हैं, जीवित की जिनकी डेथ होगी उनकी डिटेल भी डालना ज़रूरी है। अब यहाँ पे उनकी कंप्लीट एज डालेंगे, एज डालने के बाद स्टेट ऑफ हेल्थ, अगर उनकी सिचुएशन अच्छी है, मतलब अच्छी हेल्थ में है तो यहाँ गुड लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो नो करके आगे बढ़ेंगे आप। अब उसके बाद है फिफ्थ कॉलम में लिखा है फॉर फीमेल प्रोपोनेंट्स ओनली, लाइफ एश्योर्ड फीमेल है तो उस केस के अंदर इस कॉलम को भरा जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। अगर फीमेल है तो उस केस में आपको बता देते हैं, बट इस केस के अंदर नहीं है, फिर भी बता देते हैं आपको मैं, कि अगर फीमेल है लाइफ एश्योर्ड तो उस केस के अंदर वो उस समय जिस समय पॉलिसी ली जा रही है उस समय प्रेग्नेंट है क्या? अगर प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। लास्ट डिलीवरी कब हुई थी उनकी? उनका कभी अबॉर्शन हुआ है, मिसकैरेज हुआ है या सिज़ेरियन हुआ है उनका? उसके बाद डी कॉलम में लिखा हुआ है वो कभी गायनोलॉजिस्ट के पास गए हैं या कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस तरीके की। उसके बाद ई कॉलम में उनके हस्बैंड की डिटेल्स, मतलब हस्बैंड का कंप्लीट नाम, वो किस तरह का काम करते हैं, क्या ऑक्यूपेशन है उनका, एनुअल इनकम क्या है उनकी। उसके बाद नीचे एफ कॉलम के अंदर हस्बैंड का कितना इंश्योरेंस हो रखा है, कौन-सी कंपनी से हो रखा है, उसका टर्म क्या है और पॉलिसी का स्टेटस क्या है। ये कंप्लीट डिटेल डालने के बाद यहाँ पे नीचे आप देखेंगे, यहाँ पे लाइफ एश्योर्ड के साइन चाहिए होंगे हमारे को। इस साइन को डालने के बाद आप चले जाते हैं डिक्लेरेशन के ऊपर। यहाँ पे डिक्लेरेशन 2 लोग देंगे, पहले देंगे प्रपोज़र, उसके बाद देंगे लाइफ एश्योर्ड।
डिक्लेरेशन वाले फॉर्म के ऊपर सबसे पहले डिक्लेरेशन वाले बंदे का नाम लिखा जाएगा, जैसे कि उनके फादर का महेश कुमार जी का। महेश कुमार जी यहाँ पे साइन कर अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे उन प्लेस, कौन-सा प्लेस, मतलब दिल्ली से है तो दिल्ली यहाँ पे लिखा जाएगा, डेट, मंथ और ईयर। उसके बाद यहाँ पे विटनेस के साइन होंगे। आप अगर एजेंट फॉर्म भर रहे हैं तो एजेंट विटनेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके किसी रिलेटिव या नोन से इसकी विटनेस कराई जाएगी। उनकी कंप्लीट डिटेल, उनके ऑक्यूपेशन। अगर एजेंट है तो वो अपना सिग्नेचर करेगा और अपनी एजेंसी कोड यहाँ पे लिख सकता है। उसके बाद यहाँ प्रपोज़र के सिग्नेचर चाहिए होंगे। अब चलते हैं हम लोग लाइफ एश्योर्ड के डिक्लेरेशन की तरफ पे। यहाँ पे सबसे ऊपर डिक्लेरेशन बाय द लाइफ एश्योर्ड, वहाँ पे लाइफ एश्योर्ड का नाम आएगा कंप्लीट, जो हमने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। उसके बाद वही सेम कि आपको डेट डालनी है, मंथ डालना है, ईयर डालना है, प्लेस डालना है, सिग्नेचर कराना है, मतलब विटनेस कराना है, और उसका लाइफ एश्योर्ड के यहाँ पे साइन चाहिए। अब आते हैं डिक्लेरेशन वाले पेज के ऊपर, जिसके अंदर फर्स्ट और 2 क्वेश्चन डाले गए। उनका सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि या तो जो आपने फॉर्म भरा है इंग्लिश में, उनको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी आती है और इंग्लिश किसी और ने समझाई है, या वो अंगूठा लगाते हैं। तो इस केस के अंदर में जिसने उनको पूरा फॉर्म समझाया है, फॉर्म भरा है उनके बिहाफ पे, वो अपनी डिक्लेरेशन देता है। अगर नहीं है इस केस के अंदर, उनको समझा उन्होंने खुद फॉर्म को पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल दोनों जगह करके उनसे कस्टमर साइन कराए जाएँगे और इस फॉर्म में आगे बढ़ जाएँगे। फॉर्म में जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अब आ जाएगा सेक्शन 45 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। इसको आपको डिटेल में पढ़ना है, पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे नीचे आप सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे प्रपोज़र के साइन होंगे, यहाँ पे लाइफ एश्योर्ड के साइन कराए जाएँगे। उसके बाद सेक्शन 41 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 जिससे वाला सेक्शन था, सेक्शन ए भी है, इसको भी आप पढ़ेंगे। बाकी जो लॉ है सेक्शन 41, उसके को पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको प्रपोज़र को और लाइफ एश्योर्ड को साइन करने हैं। उसके बाद एजेंट से भी साइन कराने ज़रूरी है। एजेंट यहाँ पे साइन करेगा, उसके बाद ही ये फॉर्म सबमिट होगा, उससे पहले सबमिट नहीं होता है। उसके बाद आता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैच्योरिटी बेनिफिट। अगर आपने वहाँ पे येस करा होता, तो इस फॉर्म को कंप्लीट भरना होता, नहीं तो यहाँ पे सिर्फ नो करेंगे, नीचे डेट, प्लेस, सिग्नेचर और लाइफ एश्योर्ड का नाम लिखेंगे और इसमें आगे बढ़ जाएँगे। सेम तरीके से आप यहाँ पे डेथ बेनिफिट का जो है सेटलमेंट का ऑप्शन है यहाँ पे, इसको भी आप नो करेंगे और आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके से आपका फॉर्म ये कंप्लीट हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस फॉर्म को कैसे भरा जाएगा। बाकी इसके बाद भी अगर वो आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करिएगा। साथ में इस फॉर्म का लिंक, सॉफ्ट कॉपी जो लिंक की है, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहाँ से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। अंत में, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके पास इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। अंत में, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।